नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मई 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसमें मैंने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कवर किए हैं, तो जिन्हें जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, IRCTC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में स्लाइड्स में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए और पूरी न्यूज को देखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कोविड-19 से प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ कल बैठक में हालत की समीक्षा की। इन 13 शहरों में कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की जो हालत है वो बड़ी खराब है और देश के लगभग 70% जो संक्रमित मामले हैं वो इन शहरों से हैं। इन शहरों में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर शामिल हैं। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बड़े उद्योगों से लेकर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे लोगों तक लगभग 30 ऐसे ग्रुप हैं जो कि वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इनमें से लगभग 20 ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें बेहतर सफलता मिल रही है। तो कोविड-19 के इलाज के लिए काफी जो ग्रुप हैं वो जुटे हुए हैं। श्री राघवन ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है। इनमें स्वदेशी प्रयास, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किए जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनी द्वारा की जा रही पहले शामिल हैं। गुजरात में पंचगव्य से बनाई गई कोविड-19 की जो आयुर्वेदिक दवा है उसका क्लिनिकल ट्रायल राजकोट से शुरू होगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ कथुरिया ने कहा कि एलोपैथिक दवा के परीक्षण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल जल्दी शुरू होगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोगों के स्वस्थ होने की जो रेट है वो 42.75% हो गई है, जो लगातार हमारे यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,266 लोग स्वस्थ हुए हैं और अभी तक कुल 67,691 इन्फेक्टेड लोग जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं। 86,110 लोग चिकित्सा निगरानी में रखे गए हैं तथा केंद्र सरकार कोविड-19 से बचाव और इसके प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग से कुछ कई कदम उठा रही है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत अभियान के अंतर्गत प्रवासी यात्रियों को लेकर कल दुबई, अबू धाबी और मस्कट से उड़ानें जो है वो केरल पहुंची। देश भर में परसों विभिन्न हवाई अड्डों पर कुल 924 घरेलू उड़ानें जो है वो ऑपरेट की गई, जिनमें 67,861 लोग उन्होंने यात्रा की। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बताया कि 460 प्रस्थान उड़ानों में 34,336 यात्री गए, जबकि 464 आगमन उड़ानों में 33,525 यात्री आए। तो हमारे यहाँ से लोग जा भी रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद सोमवार को डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं वो शुरू कर दी गई थी। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 48 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में भेजा है। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि पिछले 26 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों से 3,543 श्रमिक जो है वो उनके लिए स्पेशल रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे 3543 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं रेलवे मंत्रालय द्वारा। लॉकडाउन के कारण देश भर में विभिन्न जगहों पर फंसे मजदूरों के अलावा अन्य लोगों को उनके होम स्टेट पहुंचाने के लिए 1 मई से ये श्रमिक विशेष रेलगाड़ियाँ जो है वो चलाई जा रही हैं। इन रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। किराए का 85% हिस्सा रेल मंत्रालय और 15% जो हिस्सा है वो राज्य सरकारें दे रही हैं। वहीं रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले लोगों को जो हमारा IRCTC है उसकी तरफ से 78 लाख भोजन के पैकेट और 1 करोड़ से ज्यादा पानी की बोतलें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इन रेलगाड़ियों के अलावा रेलवे द्वारा 15 पेयर्स ऑफ AC रेलगाड़ियों की और 1 जून से 200 अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल कहा कि प्रवासी मजदूरों को ले जा रही जो विशेष रेलगाड़ियां हैं वो न केवल देर से शुरू हो रही हैं बल्कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई अतिरिक्त दिन भी ले रही हैं। आयोग ने गुजरात और बिहार की सरकारों तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ हमारे जो होम सेक्रेटरी है उनको भी एक नोटिस जारी कर ये बात कही। आयोग ने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान
कई प्रवासी मजदूरों को पीने का पानी और भोजन की व्यवस्था ना होने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए कहा कि 4 हफ्तों के भीतर इस मामले में एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी जानी चाहिए। बढ़ते आगे, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल करदाताओं को तत्काल परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट करने की सुविधा का विधिवत शुभारंभ किया। यह सुविधा ऐसे एप्लीकेंट्स को मिलेगी जिनके पास एक वैलिड आधार संख्या के साथ साथ आधार से जुड़ा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होगा। आवंटन की जो प्रक्रिया में कागज का इस्तेमाल नहीं होगा और आवेदक को फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक पैन या ई पैन आवंटित किया जाएगा। तो इस लॉकडाउन में ये एक अच्छा कदम है सरकार का। हमारे आयकर विभाग ने आधार नंबर वाले आवेदकों को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की जो सुविधा है वो 12 फरवरी को ट्रायल के पायलट बेस पे शुरू की थी। तब से 25 मई तक 6,77,000 पैन नंबर जो है उनको तुरंत आवंटित किया गया है और इनमें करीब 10 मिनट का समय लगा है। करदाताओं को आयकर विभाग ने अब तक कुल 50 करोड़ 52 लाख पैन नंबर आवंटित किए हैं, जिनमें से 49 करोड़ 39 लाख व्यक्तिगत आय करदाता और 32 करोड़ 17 लाख आधार से जुड़े करदाता हैं। हाथों हाथ पैन नंबर प्राप्त करने के जो इच्छुक आवेदक हैं उनको आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर उपलब्ध कराना होता है। इसके बाद उन्हें जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो उनको OTP मिलेगा वो उन्हें पैन नंबर वाली उस वेबसाइट पर डालना होगा और उसके बाद उनको पैन आवंटित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 15 डिजिट वाला एक उनको पावती नंबर जो है वो दे दिया जाएगा। अगर आवेदक को अपने आवेदन की स्टेटस का पता करना है तो वो आधार नंबर भेजकर इसकी जानकारी हासिल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो हैं संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने श्रम कल्याण से संबंधित अपडेटेड और ताजा आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए श्रम कार्यालय के ट्विटर हैंडल @LaborDG का उद्घाटन किया। श्री गंगवार ने कहा कि ये ट्विटर हैंडल जो होगा वो भारतीय श्रम बाजारों के सूचकांकों के बारे में नियमित रूप से अपडेटेड जानकारियां उपलब्ध कराएगा। लेबर ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाएं जो हैं वो सरकार को रोजगार संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाने में और लागू करने में मदद करती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डिलिमिटेशन जो एक्ट है हमारा 2002 का, उसके अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके सहायक सदस्यों को नॉमिनेट किया है। इन सदस्यों में जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी और जुगल किशोर शर्मा शामिल हैं। सहयोगी सदस्य जो ये सदस्य होंगे ये परिसीमन आयोग को उनके कार्यों में सहयोग करेंगे। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन हमारा एक्ट 2019 का, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। इसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में टिड्डियों के हमले के मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। हमने एक पहले की वीडियो में अपनी 22 तारीख की वीडियो में इसको कवर किया था। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल जो हैं उनको नियंत्रित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये टिड्डियां पाकिस्तान से आती है और हमारी जो फसलें हैं उनके लिए काफी नुकसानदायक हैं। मंत्री ने कल इस बारे में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में टिड्डी दलों के संभावित हमले के मद्देनजर सलाह जारी की है। अभी टिड्डी दलों की फिलहाल पड़ोसी राज्यों राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होने की खबर है। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को टिड्डियों की संभावित जो हमला है उसको रोकने के लिए संबंधित फसलों, वनस्पति, पौधों, बगीचों और बागों पर रात के समय क्लोरपाइरीफॉस और मेलाथियोन इन पेस्टिसाइड का छिड़काव करने की सलाह दी है। 22 मई वाले वीडियो में हमने इन टिड्डियों के बारे में एक वीडियो खबर कवर की थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने जो 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी कि जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करने का डिसीजन लिया है। इन सड़कों की विशेषता ये होगी कि इनके दोनों ओर औषधीय और जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन हर्बल सड़कों के किनारे पीपल, नीम, सहजन जैसे आयुर्वेद में वर्णित वृक्षों के साथ साथ ब्रह्मी, अश्वगंधा और जेट्रोफा जैसे जैविक पौधे भी लगाए जाएंगे। ये पेड़ पौधे आयुर्वेदिक दवाओं के लिए उपयोग में लाए जाएंगे और साथ ही साथ जो भूमि क्षरण है उसको रोकने में भी मदद करेंगे। जो PWD डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, वो इन हर्बल सड़कों के किनारे रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम भी लगाएगा ताकि वाटर टेबल को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस की। हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती इलाकों में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए निपटने के लिए सैन्य और राजनीतिक स्तरों पर कई प्रणालियां विद्यमान हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय सेना ने सीमा प्रबंधन के बारे में बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण रवैया अपनाया है और हमारी सेना चीन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और संधियों में निर्धारित प्रक्रियाओं के जरिए मसलों का समाधान करती है। अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर कुछ डिस्प्यूट की खबरें आई थी, तो उसके बीच में हमारे विदेश मंत्रालय का ये बयान आया है। अभी बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2019 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो है वो ज्वाइंटली जीता है। यूनाइटेड नेशन मिशंस इन साउथ सूडान में तैनात रही भारतीय सेना की जो मेजर सुमन गवनी और ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कोरला मोंटिएरो दी कास्त्रो अरूजो, ये इनका नाम है, उनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है ज्वाइंटली। ये पहली बार की पुरस्कार ज्वाइंटली दिया जा रहा है। उन्हें आज इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के अवसर पर ये जो अवार्ड होगा एक ऑनलाइन समारोह में जो सेक्रेटरी जनरल है यूएन के एंटोनियो गुटेरेस, उन द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये 2016 से दिया जा रहा है पुरस्कार और शांति अभियान में व्यक्तिगत सैन्य शांति दूत के रूप में समर्पित होकर कार्य करने के लिए दिया जाता है और पहली बार कि इसको ज्वाइंटली दिया जा रहा है। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। भारतीय स्टेट बैंक ने सभी जमा अवधि की राशियों पर ब्याज दर 40 बेस पॉइंट घटा दी है। मई में बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज दर जो है उसमें दूसरी बार कमी की है। इससे पहले बैंक ने 12 मई को जमा राशियों पर ब्याज दरें घटाई थी। नई ब्याज दरें बुधवार से लागू हो गई हैं और ये जो दरें हैं वो सभी नई जमा राशियों पर प्रभावी होंगी। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशियों की ब्याज दरों में भी 40 अंकों की कटौती की गई है। बात करते हैं शेयर मार्केट की। हमारे घरेलू शेयर बाजार में कल चौतरफा लिवाली की गई, यानी कि शेयर खरीदे गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक रुख में हमारा जो सेंसेक्स है और निफ्टी है, उन दोनों में लगभग 2% की शानदार बढ़ोतरी हुई। परसों और कल 2 दिनों में ये 5% तक बढ़ चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज कल 595 अंक बढ़कर 32,201 पर बंद हुआ और निफ्टी जो है उसमें 175 अंकों की बढ़त देखी गई और वो 9,490 पर पहुंच गया। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून में केरल जो मानसून है वो केरल में 1 जून को पहुंचने की संभावना है। हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो मालदीव, कुमारी अंतरिक्ष क्षेत्र, बंगाल की दक्षिण खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके शेष हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 48 घंटों के दौरान इसकी मालदीव, कुमारी अंतरिक्ष के क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही हैं। तो उम्मीद है कि अब की बार मानसून टाइम से ही आएगा। 1 जून को जो केरला में एंट्री होती है उस टाइम पे ही होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 29 मई है। 29 मई 1949 को ब्रिटिश फिल्म्स एंड टेलीविजन अवार्ड्स जो हैं, बाफ्टा जिनको बोलते हैं, वो पहली बार दिए गए। इनमें द बेस्ट एज ऑफ आवर लाइव्स, इसको द बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे वो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय। 29 मई 1954 को ब्रिटिश धावक डायना लीडर जो है वो 1 मील की दौड़ को 5 मिनट से कम समय में पूरा करने वाली वर्ल्ड की पहली महिला बनी। उन्होंने इस दौड़ को 4 मिनट 59 सेकंड में पूरा किया था। 29 मई 1968 को फेमस रेसलर रहे हमारे दारा सिंह, उन्होंने मुंबई में अमेरिकी पहलवान लाउ सेज को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। 29 मई 2008 को नेपाल जो है उसने स्वयं को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। 29 मई 1914 को फेमस पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे का जन्म भी हुआ था। तो ये बड़ी संयोग की बात थी कि उनका जन्मदिन भी था उस दिन, जिस दिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीता। 29 मई 1917 को अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का जन्म भी हुआ। वो अमेरिका में चुनाव जीतकर बनने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति थे। लगभग 43 साल की आयु में वो राष्ट्रपति बन गए थे। 29 मई 1972 को फेमस फिल्म एक्टर पृथ्वीराज कपूर की डेथ हुई। उसके अलावा 29 मई 1987 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की भी डेथ हुई। दोस्तों, 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स मनाया जाता है। हमने पिछले न्यूज़ में कवर किया था कि इसके चलते अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें भारत की जो महिला मेजर है उनको भी अवार्ड मिला है। इसे पहली बार 29 मई 2001 को मनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन
थैंक यू दोस्तों, बाय।